एनालिटिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वीडियो नंबर 7। और अब इसमें हम प्योरली स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालिटिक फंक्शंस। फर्स्टली लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिसिटी एट ए पॉइंट, एनालिटिसिटी इन अ डोमेन, दोनों बातें आई हम लोग देखें। एनालिटिसिटी एट अ पॉइंट, पहले इसको देखा। फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, ये पहली शर्त है। सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जेड is said to be analytic at a point z equal to z naught if f of z is differentiable in some नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। यानी है ये डिफरेंशियबिलिटी की ही बात। एनालिटिसिटी इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। लेकिन बात भी बड़ा खूबसूरत है। जेड नॉट पे फंक्शन डिफरेंशियबल है तो जेड नॉट पे डिफरेंशियबल होगा। लेकिन जेड नॉट के किसी नेबरहुड पर, किसी नेबरहुड में यदि वो डिफरेंशियबल हो जाए, जेड नॉट के किसी नेबरहुड में वो डिफरेंशियबल हो जाए, किसी भी नेबरहुड में, तो जेड नॉट पर एनालिटिक कहलाता है। बहुत ही बढ़िया फीलिंग आती है इस डेफिनेशन से। रियल लाइन पढ़ते समय, रियल एनालिसिस पढ़ते समय किसी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है? ओपन इंटरवल सेंटर्ड एट दैट पॉइंट। मान लो पॉइंट है एक्स नॉट, तो एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन, एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन, ये जो ओपन इंटरवल होगा यही एक्स नॉट का नेबरहुड होगा। मीट्रिक स्पेस पढ़ते समय एक्स नॉट पे सेंटर्ड ओपन स्फेयर, स्फेयर समझिएगा इसको, एक्स नॉट पे सेंटर्ड ओपन स्फेयर, इसका कोई रेडियस डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, आर डाल दीजिए, तो ओपन स्फेयर एस, एक्स नॉट आर, ये नेबरहुड है एक्स नॉट का। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ते समय, या आप पहले देख लें, आप टू वेरिएबल फंक्शन पढ़ते समय नेबरहुड कौन होता है? एक्स नॉट पे सेंटर्ड एक ओपन रेक्टेंगल, ये नेबरहुड होता है। और आर्गंड प्लेन में ओपन डिस्क कहते हैं इसको, ओपन डिस्क, ये नेबरहुड होता है किसी पॉइंट जेड नॉट का। हाँ, इसको डिस्क ना समझिएगा, मैंने कहा था ना इसको स्फेयर महसूस करिए। तो ओपन डिस्क इसका हम कैसे लिखेंगे इक्वेशन? मॉड जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन आर लेस देन डेल्टा, कुछ भी कर ले। तो अगर हम इक्वल्स टू डेल्टा लिख दें ना, तो ये सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा आर्गंड प्लेन में। उस सर्किल का इक्वेशन जिसका सेंटर जेड नॉट हो, जिसका रेडियस डेल्टा। लेकिन हमने लेस देन लिखा है, इसका मतलब ये बाउंड्री के पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, अंदर के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड है। तो ये जो डिस्क है, सर्कुलर डिस्क, ओपन डिस्क, इसलिए कि बाउंड्री एक्सक्लूडेड है, यही नेबरहुड कहलाता है जेड नॉट का। तो इसी डेफिनेशन को हम लिखें इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, f of z is analytic at z naught if there exists, अब रेडियस बनने के लिए पॉजिटिव नंबर चाहिए ना, if there exists a positive number, कुछ ले लीजिए, डेल्टा ले लीजिए, आर ले लीजिए, डेल्टा से, such that f of z is differentiable
f of z is differentiable in the open disk is the open disk mod z minus z naught is less than डेल्टा। ये डेफिनेशन है, बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन है। ये है ओपन डिस्क सेंटर्ड एट जेड नॉट। देखो फंक्शन एफ ऑफ जेड जेड नॉट पे एनालिटिक कहलाएगा यदि वो इस ओपन डिस्क में डिफरेंशिएबल हो, माने इस ओपन डिस्क के हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो, हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो, है ना, इस पूरे हिस्से में डिफरेंशिएबल हो, तब वो जेड नॉट पे एनालिटिक कहलाएगा। इसी डेफिनेशन को थोड़ा पछोड़िए। अगर जेड नॉट पे ही डिफरेंशिएबल ना हो, भाई ओपन डिस्क का ये जो क्षेत्र है उसी का तो ये पॉइंट है, जेड नॉट भी तो उसी का पॉइंट है, तो ओपन डिस्क में डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब जेड नॉट पे भी तो डिफरेंशिएबल होगा। अगर जेड नॉट पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि फंक्शन ओपन डिस्क में डिफरेंशिएबल है, क्योंकि ओपन डिस्क के एक भी पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो वो ओपन डिस्क में डिफरेंशिएबल नहीं कहलाएगा। तो जेड नॉट पे यदि डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो इसका मतलब पूरे ओपन डिस्क में डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, इसका मतलब जेड नॉट पे एनालिटिक नहीं हुआ। खूब डेफिनेशन को कई बार पढ़िए, कई बार भाव बनाइए इसका, जैसे हम समझा रहे हैं आपको। A single valued function f of z is said to be analytic at z naught if f of z is differentiable in some neighborhood of z naught। z naught के किसी भी नेबरहुड में, किसी भी नेबरहुड में डिफरेंशिएबल हो, किसी भी, इसलिए कह रहे हैं कि ये जो रेडियस के नाम पर कोई भी संख्या एग्जिस्ट कर जाए, इस ओपन डिस्क का साइज छोटा हो बड़ा हो, छोटा 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 चाहे जितना भी छोटा हो या चाहे जितना भी बड़ा हो, इसीलिए लिखा ना किसी नेबरहुड में वो डिफरेंशिएबल हो जाए। तो अब यहां पर एक फुटनोट लगा दे रहा, फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट f of z is not differentiable at z naught implies that f of z is not analytic at z naught। ठीक है ना, f of z z नॉट पे एनालिटिक तब होगा जब वो z नॉट पर सेंटर्ड इस ओपन डिस्क में डिफरेंशिएबल हो। अब ये ओपन डिस्क डोमेन है ना, तो इसमें डिफरेंशिएबल होने का मतलब इसके हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो। अगर इसके किसी भी एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो आप ये नहीं कह सकते ना कि डिस्क में, डिस्क के हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। तो अगर जेड नॉट पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो जाहिर सी बात है जेड नॉट पे एनालिटिक भी नहीं होगा। तो किसी भी पॉइंट पर नॉन एनालिटिसिटी स्टेब्लिश करने के लिए ये कॉन्सेप्ट है। उस पॉइंट पे फंक्शन अगर नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो उस पॉइंट पर फंक्शन नॉन एनालिटिक होगा। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्लेलिस्ट का टाइटल ही है एनालिटिक फंक्शंस। अब जाकर के ये शुरू हुआ है और हम लोग फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फिर एफ ऑफ जेड की लिमिट, एफ ऑफ जेड की कंटिन्यूटी, एफ ऑफ जेड की डिफरेंशियबिलिटी, कॉची रीमान इक्वेशंस, इतने से होकर के गुजरते हुए यहाँ आए हैं हम लोग एनालिटिक फंक्शन पे। और अब बाकी यात्रा जो है एनालिटिक फंक्शन बिना चर्चा किए पूरा नहीं होगा।
दूसरा फुटनोट स्टार बना के लिखिए, एन एनालिटिक फंक्शन, एन एनालिटिक फंक्शन is also called holomorphic function. होलोमॉर्फिक फंक्शन। इसके बाद अब हम लिखेंगे एनालिटिसिटी इन अ डोमेन। कॉन्सेप्ट वही है जैसे कंटिन्यूटी में था, जैसे डिफरेंशियबिलिटी में था, वैसे एनालिटिसिटी में होगा। कोई फंक्शन किसी डोमेन में कंटिन्यूअस तब होगा जब उसके हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। कोई फंक्शन किसी डोमेन में डिफरेंशिएबल तब होगा जब वो डोमेन के हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो। कोई फंक्शन किसी डोमेन में एनालिटिक तब होगा जब वो डोमेन के हर पॉइंट पर एनालिटिक हो। बस ये लिख दो। अब हम बार बार अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जेड, अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जेड नहीं लिखेंगे। एक बार चर्चा हो गई ना कि एनालिटिक फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है उसी में हम चर्चा कर दिए कि जो फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड है। एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक इन अ डोमेन D if it is analytic, if it is analytic at each point of D। अब देखो D माने डोमेन, डोमेन आर्गन प्लेन का कोई भी पोर्शन, मान लीजिए हमने डोमेन के नाम पर ये पोर्शन ले लिया। इसमें एनालिटिक कब होगा? जब इसके हर पॉइंट पर एनालिटिक हो। अब इसमें कितने पॉइंट हैं? इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, है ना। अब हम बना तो सकते नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, कुछ डॉट लगा दे रहा है ना। इसी से आप बात को समझ लें। फंक्शन इस पॉइंट पर एनालिटिक है, इसका मतलब ओपन डिस्क सेंटर्ड एट दिस पॉइंट में फंक्शन डिफरेंशिएबल है। फंक्शन इस पॉइंट पर एनालिटिक है, इसका मतलब कोई एक ओपन डिस्क ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसका सेंटर ये पॉइंट होगा और इसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन इस पॉइंट पे एनालिटिक है, इसका मतलब इस पॉइंट पर सेंटर्ड एक ओपन डिस्क एग्जिस्ट करेगा जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब इस आइडिया को जनरलाइज कर लीजिए। हर पॉइंट पर सेंटर्ड एक ओपन डिस्क एग्जिस्ट करेगा जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो हम तो पॉइंट की संख्या यहां दिखाएं तो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स दिखा पाए, जबकि इस डोमेन में कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये जो आप गैप देख रहे हो इसके बीच में गैप थोड़ी होगा, पॉइंट ही पॉइंट, पॉइंट ही पॉइंट। और अब बहुत ही धैर्य से विवेक के साथ सोचिए कि अगर हर पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है तो उस पॉइंट पर सेंटर्ड एक ओपन डिस्क ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये बात हम हर पॉइंट के लिए लागू करें और सोचें कि कितना एरिया कवर हो जाएगा, कितना पोर्शन कवर हो जाएगा। तो आपको ये फील होना चाहिए कि सारा पोर्शन डी का कवर हो जाएगा। डी में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा जिस पर फंक्शन एनालिटिक ना हो, जिस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। इन द होल डोमेन डी द फंक्शन विल बिकम डिफरेंशिएबल। अगर हर पॉइंट पर एनालिटिक है, हर पॉइंट पर एनालिटिक है, तो हर पॉइंट पर एनालिटिक है कि मतलब एक ओपन डिस्क एग्जिस्ट करेगा जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो अब फंक्शन देखो डिफरेंशिएबल हो गया इसमें, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया इसमें, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया इसमें, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया इसमें। इस प्रकार से इसमें कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर सेंटर्ड इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन डिस्क बनेंगी, उन सभी में फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा। तो कुल पूरा टोटल कवर नहीं हो जाएगा, कोई एरिया छूटेगा थोड़ी, क्योंकि पॉइंट्स की संख्या इनफाइनाइट है। ध्यान रखिएगा पॉइंट्स इतने नहीं है जितने हमने बना रखे हैं। अगर इतने हैं तो छूट ही जाएगा एरिया।
इस पे हम टिप्पणी करने जा रहे हैं इस डेफिनेशन पे। फुटनोट, फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम द एबव डेफिनेशन it is clear that f of z is analytic in a domain D if it is differentiable, if it is differentiable in D, differentiable in D माने differentiable at each point of D, और किसी डोमेन में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, यानी किसी डोमेन के हर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो हम कहते हैं फंक्शन उस डोमेन में रेगुलर है। तो यहां पे अर्थ आइए, दैट इज f of z is regular in D। ये रहा। तो एनालिटिसिटी डोमेन में जब हम पढ़ेंगे तो ये निष्कर्ष सामने आया, f of z is analytic in D implies that f of z is regular in D and vice versa। thus f of z is analytic in D implies that and implied by f of z is regular, regular in D माने डिफरेंशिएबल इन D, डिफरेंशिएबल इन D माने डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ D। तो पॉइंट पर एनालिटिसिटी का कंसेप्ट थोड़ा अलग है और डोमेन में एनालिटिसिटी का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। बहुत बढ़िया से दिमाग में सब आपको बिठाना पड़ेगा। इसके बाद एक बातचीत हम और करेंगे कि किसी भी फंक्शन का एनालिटिक होना कब रुक जाएगा। डोमेन में भी आपने देखा कि डोमेन में एनालिटिसिटी मींस डिफरेंशिएबिलिटी, पॉइंट पर एनालिटिसिटी और डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट अलग है। लेकिन जब हम डोमेन में एनालिटिसिटी की बात करते हैं तो वो डोमेन में डिफरेंशिएबिलिटी के इक्विवेलेंट है। तीसरा फुटनोट लगाइए उसी में, W इक्वल टू एफ ऑफ जेड सीजेस, CEASES, सीजेस माने रुक जाना, सीजेस टू बी एनालिटिक बंद हो जाना, सीजेस टू बी एनालिटिक इफ DW अपॉन DZ इक्वल टू इन्फिनिटी माने एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट इज इफ DZ अपॉन DW इक्वल्स टू 0। तो इस कंसेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स दिखाई पड़ते हैं। आइए दो चार से हम लोग दो चार हुए। एग्जाम्पल 1, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ जेड, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ जेड the function defined by the equation z equal to sin hyperbolic u cos v plus iota cos hyperbolic u sin v comma W equal to u plus iv ceases to be analytic, ceases to be analytic। यानी कि हमको ये देखना है कि जेड के किन मानों के लिए या किन मान के लिए dz अपॉन dw 0 हो जाएगा। बस इतनी सी बात।
W इक्वल टू यू प्लस आई वी, Z इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक यू इंटू कॉस वी, कॉस है, कॉस हाइपरबोलिक है ना, ये ध्यान से, प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक यू इंटू साइन वी, ये वैल्यू है साइन हाइपरबोलिक ऑफ u प्लस आई वी की, अगर आप सेपरेशन से वाकिफ हो तो। एंड दिस इज साइन हाइपरबोलिक w, implies that w equal to sin hyperbolic inverse z, implies that, ध्यान से आप देख लें, dw अपॉन dz निकालेंगे, dw अपॉन dz इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1, और तब इसको रेसिप्रोकल रूल से उलट देंगे, dz अपॉन dw इज इक्वल टू अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1। dz अपॉन dw ही निकालना था तो क्यों नहीं यहीं से निकाल लिए, dz अपॉन dw बराबर कॉस हाइपरबोलिक w, इसलिए नहीं निकाल लिए क्योंकि dz अपॉन dw निकालेंगे तो w का फंक्शन आएगा, तो w के रूप में आंसर आएगा, जबकि यहां पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ z, यानी आप ऐसे निकालो dz अपॉन dw कि उसकी वैल्यू z के रूप में आए, समझ गया ना। नाउ dz अपॉन dw इक्वल्स टू 0, ये पकड़िए, इसको सॉल्व करिए, implies that z square plus 1 equal to 0, implies that z square equal to minus 1, implies that z equal to plus minus iota। Thus f of z ceases to be analytic, ceases to be analytic for z इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, ये इसका आंसर रहा। और एग्जाम्पल देखिए इसी जैसा, एग्जाम्पल 2, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ z द फंक्शन डिफाइंड बाय द इक्वेशंस z इक्वल टू z इक्वल टू e टू द पावर माइनस v इंटू कॉस u प्लस आई साइन u, कामा w इक्वल टू u प्लस आई वी, सीजेस टू बी एनालिटिक, बिल्कुल इसी ढर्रे का है। z इक्वल टू e टू द पावर माइनस v इंटू कॉस u प्लस आई साइन u इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस v इंटू e टू द पावर आई u बाई आयलर्स थ्योरम इक्वल्स टू e टू द पावर आई u माइनस v इक्वल्स टू e टू द पावर i ब्रैकेट में u प्लस आई वी इक्वल टू e टू द पावर आई w, implies that I w इक्वल टू log z, implies that w इक्वल टू 1 upon I into log z, implies that dw upon dz इक्वल टू 1 upon iz, देख लीजिए ध्यान से। implies that उलट दिया dz upon dw इक्वल टू iz। नाउ dz upon dw इक्वल्स टू 0, implies that iz equal to 0, implies that z equal to 0। Thus the function ceases to be analytic
फॉर जेड इक्वल टू 0 ओनली, सिर्फ एक पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं रह जाएगा। एग्जाम्पल 3, for what values of z the function defined by z equal to log rho plus I phi comma w equal to rho cos phi plus I sin phi ceases to be analytic. Ceases to be analytic. Error. W equal to rho cos phi plus I sin phi equals to rho e to the power I phi by Euler's theorem. Z equal to log rho plus I phi equals to log rho plus log e to the power I phi. Note this step here. अब log a प्लस log b बराबर log a b, तो हो जाएगा log ऑफ रो e टू दी पावर आई फाई, ये आ गया। यानी हम क्या लिख दें, log w इक्वल्स टू log w implies that w इक्वल टू e टू दी पावर z। ठीक है भाई, ध्यान से देख लीजिए। आज का वीडियो यहीं पे हम लपेट देंगे और अगले वीडियो में हम नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक, नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी शुरू करेंगे और कुछ वीडियोस तक क्रम जारी रहेगा नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी का। implies that dw upon dz equal to e to the power z implies that dz upon dw equal to e to the power minus z equal to 1 upon e to the power z, और ये कभी भी जीरो नहीं होगा z के किसी वैल्यू के लिए, बशर्ते कि z इन्फिनिटी ना होने पाए, यानी z के किसी भी फाइनाइट वैल्यू के लिए जीरो नहीं होगा। नॉट इक्वल टू जीरो लिख दीजिए फॉर एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ z, फाइनाइट वैल्यू ऑफ z। thus the function is analytic in each finite part of the Argand plane, finite part। C set of all complex numbers, इसमें हम 2 पॉइंट और मिला लेंगे, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। देखो हम इस पॉइंट को पाएंगे कहाँ से जो मिला लेंगे, लेकिन ये लॉजिकल है, समझ लीजिए, थ्योरेटिकल है। तो एक सेट हम नया एज्यूम करेंगे, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये आर्गंड प्लेन में उस पॉइंट को इंक्लूड कर लिए तो हो जाएगा एक्सटेंडेड आर्गंड प्लेन, ठीक है ना। तो ये फाइनाइट पार्ट का मतलब आपको हम समझा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो वैल्यू ऑफ जेड फॉर विच द फंक्शन इज
द फंक्शन सीजेस टू बी एनालिटिक। उत्तर ऐसे रहेगा ना, हेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ जेड, हेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ जेड in any finite part of the argand plane for which the function ceases to be analytic. The function ceases to be analytic. तो आज की सारी बातचीत आपको समझ में आई होगी, इस उम्मीद के साथ बाय बाय, फिर अगले वीडियो में बातचीत जारी होगी।